हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर दैट इज फोर्स सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्व किए, 2 मूवमेंट वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और ये वाला प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, है ना। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको सारे जो न्यू वीडियोस आने वाले हो सारे आप तक डायरेक्टली पहुंचे, क्योंकि न्यू सिलेबस है, इसलिए हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें सारे नए वीडियोस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहेंगे इस चैनल के द्वारा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का हमारा जो स्टेटमेंट है एकदम सिंपल सा है। आप लोग जैसे देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाला प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम का लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ का डैम वॉल का हम लोग को सेक्शन दिया है। Determine the resultant force acting on the dam. Calculate the point of intersection of the resultant with the base. है ना, क्या करना है, ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है और उस रिजल्टेंट का इंटरसेक्शन इस बेस से, ये डैम का जो हमारा वॉल है इसका ये ओडी क्या है, ये बेस है, तो इस बेस से रिजल्टेंट कहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, बेस को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को भी हम लोग को निकालना है। बेसिकली वेरिग्नोस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब में पहले इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका मोमेंट भी लेना पड़ेगा। तो सब में पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद मोमेंट के लिए हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, मोमेंट का पॉइंट तो नहीं दिया सर, किस पॉइंट से मोमेंट लेना है, कहां से लेंगे। एक चीज बोला है कि बेस से लेना है, रिजल्टेंट बेस को कहां पे कट करेगा वो बताना है। बेस है हमारा ओडी, ये बेस है, तो अब बेस में अपने को 2 पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट ओ भी मिलता है, पॉइंट डी भी मिलता है। तो अब ओ से लेना है या डी से लेना है ये भी बताऊंगा। एकदम स्मार्ट वे से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो, है ना। सब में पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट का क्या हमारा प्रोसेस है, रिजल्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो सब में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर बराबर, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में जितने भी सारे फोर्सेस है वो कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए। कोई इंक्लाइन फोर्स है तो उसको रिजॉल्व कर लो तुरंत, है ना। तो देखो यहां पे हम लोग को 3 फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक है हॉरिजॉन्टल फोर्स, दूसरा है वर्टिकल फोर्स। ये बेचारे अच्छे भले शरीफ लोग हैं, इनसे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को प्रॉब्लम है इस इंक्लाइन फोर्स से, इसको हम लोग को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। और हम लोग को पता है अगर फोर्स को रिजॉल्व करना है तो हम लोग को उसका एंगल चाहिए, कहां से, एक तो हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल से, है ना। सो इसका एंगल हम लोग सब में पहले निकाल लेते हैं। देखो अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कंसेप्ट अगर अच्छे हो गए तो यहां पे हम लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। देखो यहां पे हम लोग को ये वाला एंगल दिया, ये एंगल है 60 डिग्री, है ना। अब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये बन गया अपना ट्रांसवर्सल। तो ये 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, है ना। ये 2 अल्टरनेट एंगल हो गए, मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी हमारा 60 डिग्री रहेगा, है ना। और प्रॉब्लम में ऑलरेडी हम लोग को दिया है ये क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 में से इतना 60 है, ये एंगल 60 है, तो बचा हुआ क्या रहेगा, ये रहेगा 30 डिग्री, है ना। बचा हुआ एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। बेसिकली हम लोग को इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल चुका है जो कि 30 डिग्री है। देखो ये वाला एंगल हम लोग को मिल चुका है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से फोर्स का एंगल मिल चुका, मतलब अब फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो फोर्स को रिजॉल्व कर लो 2 कंपोनेंट में।
अब एक चीज याद रखना, देखो जब भी हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाले प्रॉब्लम लिए थे ना, हम लोगों ने फोर्स को कहां से भी रिजॉल्व किया था। कहां से भी मतलब क्या, जैसे यहीं पे रिजॉल्व कर दिया था, ऐसे दो कंपोनेंट बनाए थे, है ना। इधर बताता हूं मैं आपको एक एग्जांपल लेके, जैसे ये फोर्स ऐसे जा रहा है ना, फोर्स इस पॉइंट से निकला, तो हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे भी बता रहे थे ना, ये इसका एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ऐसे बता रहे थे ना। ये दो कंपोनेंट हो गए, इधर एफ कॉस थीटा आ गया, है ना, इधर एफ साइन थीटा आ गया, ऐसे हम लोग कर रहे थे, रिजॉल्व कर रहे थे किसी पॉइंट से। लेकिन जब मोमेंट वाला प्रॉब्लम होता है ना, तब रिजल्टेंट निकालने के समय आप ऐसे रिजॉल्व करो चलेगा, लेकिन जब मोमेंट के लिए जो फोर्स चाहिए अपने को, उसको कैसे, वो फोर्स कैसे चाहिए अपने को, ओरिजिन से चाहिए, जिस पॉइंट से एक्ट हो रहा है फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है या जिस पॉइंट से निकल रहा है, उस पॉइंट से ही उसको रिजॉल्व करना है, यहां से और यहां से, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या करेंगे, इस वाले भी फोर्स को हमारे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है उस पॉइंट से ही रिजॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि इस पॉइंट पे ये एक्ट हो रहा है ना, इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट से इसको रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे, है ना। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ले लेंगे, है ना। यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स कितना है 30 है ना, तो 30 cos 30, है ना। एंगल भी 30, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी 30, तो 30 cos 30। हॉरिजॉन्टल से एंगल पता है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया cos, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, sin 30 sin ऑफ 30, है ना। ये बेसिक पक्का याद रखना है, जहां से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट cos, और जहां से नहीं पता है वो वाला sin, ठीक है। अब सारे फोर्सेस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो अब हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ वाई निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो, जो लेफ्ट साइड में जाएंगे उनको नेगेटिव ले लो। चलो करते हैं, है ना। तो राइट साइड में जो फोर्सेस जा रहे हैं ये है हमारे पॉजिटिव, जो लेफ्ट में आ रहे हैं वो नेगेटिव। देखो हॉरिजॉन्टल कौन से है, ये एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा फोर्स, दो ही है बेचारे हॉरिजॉन्टल। चलो फटाफट करते हैं। पहला किधर जा रहा है 50 किलोमीटर राइट साइड प्लस 50, उसके बाद ये वाला आ रहा है 30 cos 30 लेफ्ट में, है ना, तो लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस ले लो, माइनस 30 cos ऑफ 30, बस दो ही फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तीन ही फोर्स थे, एक इंक्लाइन था तो दो ही फोर्स मिले। चलो इसको फटाफट कैल्सी में पुट करो, है ना, कैल्सी में पुट करो और इज इक्वल्स टू का बटन दबाओ, तो यहां से आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 24.02 किलो न्यूटन। सारे फोर्सेस किलो न्यूटन में है, तो इसके लिए हम लोग भी, हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो भी किलो न्यूटन में आएगा। और आंसर आया है पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन कैसा है, राइटवर्ड, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मिला। अब सेम वे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे। क्या होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे उनको ऐड करना है, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। देखो वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं, दो ही है, एक और दो, दोनों भी बेचारे नीचे ही आ रहे, नेगेटिव है, दोनों के दोनों नीचे, दोनों नेगेटिव आएंगे। देखो क्या हो जाएगा, माइनस पहला 120 है ना, माइनस 120 और ये माइनस 30 साइन 30, माइनस 30 साइन ऑफ 30। चलो फटाफट कैल्सी निकालो, कैल्सी में सारे वैल्यू पुट करो और इज इक्वल्स टू का बटन दबाओ, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 135 किलो न्यूटन, है ना। ऑब्वियसली माइनस में आएगा आंसर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि हमारा जो फोर्स है वो किधर है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बता दो, आंसर पॉजिटिव लिखना, हमेशा आंसर पॉजिटिव लिखना है, याद रखो, लाइफ में हमेशा रहना है पॉजिटिव, इसलिए आंसर भी लिखो पॉजिटिव, है ना। अब देखो रिजल्टेंट वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है हमारा 24.02 इसका स्क्वायर प्लस 135 इसका भी स्क्वायर कर दो, है ना। कैल्सी निकालो फटाफट, कैल्सी में सारे वैल्यू पुट करो, तो यहां से आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 137.12 किलो न्यूटन। अब रिजल्टेंट तो हम लोग को मिल गया, लेकिन रिजल्टेंट है किधर, कहां जा रहा है, किस क्वाड्रेंट में है, कैसे पता करेंगे। देखो रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट पता करने के लिए और उसका एंगल पता करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है। अब एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा है, एक्स है पॉजिटिव, और एफ ऑफ वाई कैसा है, वाई है नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोग को पता है ना, ये होता है हमारा प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये होता है हमारा प्लस वाई और ये होता है माइनस वाई, है ना।
तो देखो प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई यहाँ पे इधर किधर अपना रिजल्टेंट है, ऐसे जा रहा है रिजल्टेंट अपना ऐसे, है ना। अब इसका एंगल चाहिए अपने को इस एक्स एक्सिस से, ये थीटा चाहिए। अब इस थीटा को निकालने के लिए अपने पास क्या है, फॉर्मूला है अपने पास, है ना। वेक्टर में सीखा है हम लोगों ने, फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर में हम लोगों ने सीखा है कि थीटा कैसे निकालते हैं। देखो थीटा निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, क्या होता है y बाय एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ y बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ x अंडर मॉड में, है ना। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, tan को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। मॉड मतलब क्या होता है, अंदर वैल्यू नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, बाहर आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब नेगेटिव भी अगर वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव लिखना है। मतलब सिंपल, ये देखो ये -135 ना, इसको प्लस में ही लिखना है, प्लस 135 एफ ऑफ वाई, और एक्स कितना है 24.02, है ना। अब tan इनवर्स कैसे ले, कैल्सी में आपके शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट दबा के tan दबाओ तो tan इनवर्स मिल जाएगा, फिर ये वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल्स टू का बटन दबा दो, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 79.91 डिग्री। देखो रिजल्टेंट कहां है हम लोग को पता चला, रिजल्टेंट इधर जा रहा है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका इस एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो कितना है 79.91 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट अपना ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे इधर ऐसे जा रहा है ना। अभी रिजल्टेंट इस तरह से जा रहा है, मतलब यहां पे इधर किधर वो रिजल्टेंट इस बेस को कट करने वाला है, समझ रहे हो। रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे ऐसे जाएगा और इस बेस को इधर किधर कट करने वाला है यहाँ पे, है ना। अब कहाँ पे कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा, वो पॉइंट अपने को लोकेट करना है। मतलब उस पॉइंट का डी से या ओ से अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, समझे। तो उस पॉइंट से अपना डी या ओ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपने को चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मोमेंट ओ से या डी से अपने को लेना पड़ेगा। तो अब मोमेंट की बारी है, तो सब में पहले आप मोमेंट किस पॉइंट से ले, है ना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोमेंट हम लोग लेंगे पॉइंट ओ से या पॉइंट डी से। अगर हम लोग पॉइंट ओ से डिस्टेंस मोमेंट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, देखो यहां पे जो हमारा एक फोर्स है, ये वाला जो 30 किलोमीटर का फोर्स है ना, इस 30 किलोमीटर के फोर्स का हम लोग को यहाँ पे डी पॉइंट से ये डिस्टेंस दिया है। अब ये जो 1.25 डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर के फोर्स का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जरा इसको ध्यान से देखो, फोर्स हमारा भले ही इंक्लाइंड है, लेकिन इसका यहां से डी पॉइंट से जो डिस्टेंस दिया है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री वाला एंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस फोर्स को परपेंडिकुलर है। मतलब डी पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है। अगर हम लोग मोमेंट डी पॉइंट से लेते हैं तो इस फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको घुमा दो और डायरेक्ट डिस्टेंस लिख दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, खत्म। समझ में आया। तो इस तरह से इसको स्मार्ट वे से करना है, ना कि हम लोग इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते बैठेंगे, फिर ओ पॉइंट से मोमेंट लेंगे, फिर इसके डिस्टेंस ढूंढते बैठेंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। इसलिए हम लोग मोमेंट कहां से लेंगे, मोमेंट लेंगे पॉइंट डी से, क्योंकि अपने को इस फोर्स का पॉइंट डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए अपने को इस फोर्स को रिजॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, समझा। तो सेम ऐसे ही करना है अपने को। देखो अब क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे पॉइंट डी से, तो यहां पे मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी इक्वल्स टू, कंसिडरेशन क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस प्रॉब्लम में भी, कंसिडरेशन आप उल्टा भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल आंसर मेरे भाई सेम आएगा, है ना, सेम आएगा। कुछ बुक्स में कंसिडरेशन उल्टा भी दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फाइनल आंसर आपका आएगा उसको कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, और जो भी है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज है वो लिख देना आगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। आंसर फाइनली सेम आएगा, क्लियर। तो देखो मोमेंट लेते हैं डी पॉइंट से, सब में पहली चीज क्या होती है, जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हो देखो उस पॉइंट में से कोई फोर्स पास हो रहा है क्या, जो फोर्स इस पॉइंट में से पास होगा उसका मोमेंट कैंसल, उसका मोमेंट जीरो, उसको मोमेंट के कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। अब देखो अपने पास तीन फोर्सेस है, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब कोई भी फोर्स पॉइंट डी में से पास नहीं हो रहा है, मतलब मोमेंट के कैलकुलेशन में तीनों फोर्स आएंगे। पहले फोर्स से स्टार्ट करते हैं, अपना ये वाला फोर्स 30 किलोमीटर का कैसे घूम रहा है, देखो
डी पे रखा हम लोगों ने सेंटर, ये है मेरी पेंसिल, सर्कल बनाना है, राउंडर है मेरे हाथ में, सर्कल किधर बनेगा, जिधर है सेंटर, देखो डी पॉइंट की तरफ घुमाओ इसको, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखते देखो ऐसे घूम रहा है ना, मतलब कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हमारे लिए पॉजिटिव है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। फोर्स कितने का, 30 का, तो लिखूंगा +30 है ना, इनटू डिस्टेंस कितना है, ऑलरेडी दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.25 है ना। हाँ, अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा वाला लेंगे, देखो कौन सा वाला लेंगे फोर्स, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। अब पॉइंट यहां पे, फोर्स यहां पे है ना, फोर्स इतनी दूर है, पॉइंट इधर है, बहुत नाइंसाफी है। क्या करेंगे, फोर्स को पॉइंट तक लेके आओ, देखो इसको खींच के लेके आओ यहां तक लेके आओ, यहां पे है ना। अब यहां तक फोर्स आ गया, अब इसको घुमाओ, आसान हो जाएगा। जब एग्जाम में जाओगे पेंसिल और इरेजर लेके जाना, ये सारी जो चीजें है ना, ये जो अपन डायग्राम को गंदा कर रहे हैं, ये पेंसिल से करना है, ठीक है, और बाद में उसको इरेज कर देना है, वैसे ही नहीं छोड़ देना है इसको ऐसे, ठीक है। ये तुमको समझ में आए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई एग्जाम में ऐसे करके नहीं छोड़ना है, तो गंदा हो जाएगा ना डायग्राम, एग्जामिनर देखेगा ऑब्वियसली चिढ़ जाएगा वो ना, मार्क्स काट देना है ना, इसलिए इसको बाद में इरेज कर देना। फोर्स को लेके आए हम लोगों ने यहां तक, अब देखो पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, अब इसको घुमाओ है ना, ये सेंटर है, ये पेंसिल है, सर्कल बनाना है, सेंटर की तरफ बनेगा, घुमाओ इसको, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज है ना। ये है अपना क्लॉकवाइज फोर्स, कितना है 50 किलोन्यूटन का। तो देखो क्लॉकवाइज मतलब क्या, माइनस, तो माइनस क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस, देखो यहाँ पे -50। अब डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस कौन सा लेना है, वर्टिकल। फोर्स है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस वर्टिकल, कहां से चाहिए, डी पॉइंट से, डी पॉइंट से इस लाइन तक का वर्टिकल डिस्टेंस कहां दिया है, यहां पे दिया है, देखो 2 मीटर है ना, दिख रहा है, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे दिया है ना 2 मीटर। अब आप बोलोगे सर फोर्स इधर है, डिस्टेंस तो ये होना चाहिए, ये नहीं लेना है अपने को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, फोर्स की लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस, ये ही डिस्टेंस सेम रहेगा, कॉमन है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए जो कि 2 मीटर है, ठीक है। एक चीज पक्का याद रखो, फोर्स हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेना है, कहां से, उस पॉइंट से जिस पॉइंट से मोमेंट लेना है, ठीक है। तो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस ये वर्टिकल, ये आ गया अपना 2 मीटर है ना, इनटू 2। अब और एक फोर्स है 120 न्यूटन का, इसको कैसे घुमाएंगे, देखो सिंपल वही कंसेप्ट, ये है मेरा सेंटर, ये है मेरी पेंसिल, सर्कल बनाना है, सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ है ना, तो घुमाओ इसको ऐसे है ना, कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव, तो +120 इनटू, अब इसका डिस्टेंस चाहिए मुझे, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, हाँ वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, इस फोर्स के इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए यहां से। अब मुझे बताओ यहां पे टोटल डिस्टेंस 6 दिया है, ये 6 है, और यहां से इतना इधर 2 है ना। अब ये 6 में से ये 2 माइनस कर दूं तो यहां से इतना डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 मीटर मिल जाएगा मेरे को, 4 मीटर है ना, ये 4 मिलेगा, ये टोटल 6 है, इसमें से ये 2 माइनस कर दिया तो ये क्या मिला, 4 मिला। फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, डी पॉइंट से कितना है, 4 है, तो लिख दो यहाँ पे 4। समझ में आया क्या सबको, सबको समझ में आया, चलो ये वाला फोर्स भी आ गया, ये वाला फोर्स भी आ गया, ये वाला भी आ गया, तीनों फोर्स आ गए, मोमेंट का इक्वेशन रेडी है। अब क्या करना है, अब सिंपल कैल्सी में वैल्यूज पुट करना है, कैल्सी में वैल्यूज पुट करना है और इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है, तो यहां से आपको मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 417.5 किलो न्यूटन मीटर है ना। हमारा फोर्सेस है किलो न्यूटन में और डिस्टेंस है मीटर में, इसके लिए हमारा जो वैल्यू आएगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो किलो न्यूटन मीटर होगा। अब अपना जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया है। अब पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो मोमेंट है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे मैं आगे क्या लिख दूंगा, इसके मोमेंट की वैल्यू लिखूंगा और इसके आगे लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसा साइन बना दो तो भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया। मोमेंट तो हम लोग को मिल गया सर, रिजल्टेंट भी मिल गया। अब यहां से अपने को एक चीज पता है कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे ऐसे रिजल्टेंट जा रहा है, इसका एंगल भी अपने को पता है 79.91, मतलब अपना रिजल्टेंट है ना, ये देखो यहाँ पे अपना रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर इधर ये रिजल्टेंट है मेरा, है ना। लेकिन अब ये रिजल्टेंट ने इसको जो कट किया है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है ना।
अब ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। रिजल्टेंट किसी भी पॉइंट को जो कट कर रहा है वहां से उस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होता है मेरा एक्स इंटरसेप्ट। अब इस एक्स इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट करता हूं। कितना आया था अपना रिजल्टेंट? रिजल्टेंट हमारा आ गया है, देखो यहाँ पे 137.12 किलोन्यूटन। अब ये एक्स इंटरसेप्ट अपने को निकालना है और अपना प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब डी पॉइंट से जहां पे इंटरसेक्ट करे ना बेस को, उसका डिस्टेंस चाहिए अपने को डी पॉइंट से, जिसको एक्स इंटरसेप्ट हम लोग बोलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेज अबाउट पॉइंट डी अपॉन, क्या करना है एक्स इंटरसेप्ट के लिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से इसको डिवाइड करना है। अगर सिमिलरली आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो मोमेंट ऊपर रहेगा, समेशन ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से, और वाई इंटरसेप्ट के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करना है मोमेंटम को। समझ में आया? इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब मोमेंट की वैल्यू तो मिल चुकी है 417.5। एफ ऑफ वाई की वैल्यू किधर है, किधर है, किधर है, इधर है, देखो 135 से इसको डिवाइड कर दो, 135 से इसको डिवाइड कर दो। कैल्सी में वैल्यू पुट करो और यहां से एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 3.092 मीटर। सो देखो रिजल्टेंट बेस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट डी पॉइंट से 3.092 मीटर दूरी पे है। समझ में आया? तो यहां पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।